हम्म। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन बताया हुआ है। ठीक है। कंप्लीट मेथड नहीं है। ठीक है। कंप्लीट मेथड हमको बताना है, हम बताएंगे। पर ये क्या बोल रहे हैं इसका बात समझ लो। कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रमोटर का। ठीक है। जो कंपनी का नींव रखता है, जो कंपनी को स्टेब्लिश करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रमोटर। जो कंपनीज एक्ट के ही सेक्शन 2 क्लॉज 69 में डिस्क्राइब है कि प्रमोटर किसको बोलते हैं। ठीक है। प्रमोटर लोग कंपनी स्टार्ट करता है। Who has been named and such in prospectus or identified by the company in the annual return referred in section 92। उस पर्सन को हम लोग प्रमोटर बोलते हैं जिस व्यक्ति का नाम कंपनी का प्रोस्पेक्टस में हो। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक दिन बताया था कि जब आपको मार्केट से शेयर्स वगैरह लेना रहता है तो आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। ठीक है। और ये भी बोले थे कि इस प्रोस्पेक्टस पे अलग एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है। और आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न, और इसी व्यक्ति का नाम एनुअल रिटर्न में भी रहता है एज पर सेक्शन 92। सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न के बारे में बताया गया है। वहां जब एनुअल रिटर्न भरा जाता है तो वहां पे प्रमोटर का नाम मेंशन होता है। तो जिस व्यक्ति का नाम एज अ प्रमोटर मेंशन हो एनुअल रिटर्न में, और जिस व्यक्ति का नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन हो एज अ प्रमोटर, उसी को हम लोग प्रमोटर मानते हैं। पहला बात। दूसरा, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी डे टू डे इश्यूज हो, ठीक है, या सारा कंपनी का जो भी मैटर हो, वो यही इंसान देखता है। बात है ना? तो आइदर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और वेदर एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर। क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल के लिए समझो। मेरे पापा, मैंने एक कंपनी स्टार्ट कर दी। कंपनी का शेयर होल्डर हम है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी में सब कुछ किसके कहने पे चलता है? पापा के। क्लियर है? तो माई फादर इनडायरेक्टली कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी, कह सकते हैं ना। माई फादर कंट्रोल, माई फादर इनडायरेक्टली कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वही चला रहा है। अब हम शेयर होल्डर है, क्या है? शेयर होल्डर। और हम जब शेयर होल्डर है तो मेरे अकॉर्डिंग मान लो सब कुछ हो रहा है, तो कह सकते हैं ना कि मी एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टली कंट्रोल ओवर द। तो दिक्कत आता है। या फिर मान लो पापा कंपनी ओपन किए, हम उसके शेयर होल्डर हैं, और मेरे अंकल डायरेक्टर है, तो सब कुछ वही देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, अंकल का कंट्रोल ओवर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? अगर मेरे पिताजी का सब कुछ कहने अनुसार चलता है तो इनडायरेक्टली कंट्रोल पापा का होगा। अगर हम एज ए शेयर होल्डर है और सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है तो डायरेक्टली कंट्रोल मेरा हुआ। और डायरेक्टर अगर मेरा अंकल है, ठीक है, तो भले शेयर होल्डर हम है बट हम उन्हीं का बात मानते हैं। बात सुना है? तो भले वो शेयर होल्डर नहीं है बट पूरा डायरेक्टली कंट्रोल तो अंकल ही कर रहे हैं ना एज ए डायरेक्टर। कोई दिक्कत नहीं आता। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग प्रमोटर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। तो प्रमोटर कोई भी हो सकता है, शेयर होल्डर खुद भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, और अदरवाइज मतलब कोई भी थर्ड पर्सन भी हो सकता है। क्लियर? इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस। तीसरा पॉइंट,
जिसके एडवाइस से, डायरेक्शन से और इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग काम करता हो। जिस इंसान के एडवाइस से, डायरेक्शन से, इंस्ट्रक्शन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग भी मानता है। क्लियर है? ये 3 पॉइंट होता है डायरेक्टर का, ये लिखा हुआ है सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 क्लॉज 69 में। अगर हम लोग सिंपल टर्म में बोले तो जब स्टार्टिंग में बोले थे, पर्सन हु फॉर्म कंपनी आर नोन एज, जो कंपनी बनाता है आर नोन एज प्रोमोटर। या आप ये कह सकते हो जिसका आइडिया रहता है कंपनी खोलने का। जैसा ये थोड़ा दिन पहले मेरे पिताजी ऊपर बैठ के कंपनी खोल रहे थे। पिताजी कह रहे थे कि तुम लोग, मम्मी और आंटी का एडवाइस दे रहे थे कि तुम लोग क्लाउड किचन क्यों नहीं स्टार्ट करती हो, मतलब ऐसा नहीं होता है खाना बना करके जोमेटो पर रजिस्टर करके कुछ एडवाइस कर रहे हैं। तो आइडिया उनका था, तो इज अ प्रमोटर अगर ऐसा कुछ होता है तो। दे टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। और वो बोल भी रहे थे कि ये बिजनेस करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लगेगा और फूड लाइसेंस लगेगा, वो हम करवा देंगे, मतलब वो सारे स्टेप्स लेंगे, लीगल स्टेप है ना। It should, however, be noted that a person acting only in a professional capacity, अगर कोई पर्सन सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल बैंकर, अकाउंटेंट, सॉलिसिटर, ठीक है, आर नॉट रिगार्डेड एज अ प्रमोटर। अब सिंपल से एक बार बताते हैं, हम लोग को कभी भी कंपनी खुलवाना रहता है तो हम लोग जाते हैं सीए, सीएस, पीएमए के पास आमतौर पे, कि भैया आप मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे दो। ठीक है, तो ये लोग भी तो कंपनी खोल रहा है, बट ये लोग अपना प्रोफेशनल काम कर रहा है, ये लोग कंपनी का प्रमोटर नहीं कहलाएगा। बात सुना आपने? अच्छा, एक कंपनी कैसे फॉर्म होता है, ये बात सेक्शन 3 में लिखा है ऑफ द कंपनीज एक्ट। डील विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी के निर्माण में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, ये सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, इन केस ऑफ, क्या लिखा हुआ, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 7 or more person can form a company for any lawful purpose by subscribing their name to memorandum। कह रहा है कि सबसे पहला पॉइंट कह रहा है सेक्शन 3 में कि अगर कोई भी इंसान पब्लिक कंपनी खोलना चाहता है तो लोग 7 या 7 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 7 या 7 से ज्यादा। यहाँ पे जो पर्सन बोला है, इस पर्सन का मतलब क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों। ठीक है, एग्जाम्पल, 5 फ्रेंड है लोग, वो लोग मिलकर कंपनी ओपन कर रहा है, 5 फ्रेंड। और संग में रिलायंस इंडस्ट्री भी एक पार्टनर है, मतलब मेंबर है, और टाटा एंड सन्स भी एक, तो मिलाकर के 7 जन हुआ ना, 5 फ्रेंड और वो 2 जन। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ऐसे भी चल सकता है। आगे क्या बोले देखो, कि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 or more मेंबर कैन फॉर्म ए कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पज। किस रीजन से कंपनी खोलना चाहिए, लॉफुल पर्पज से, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू मेमोरेंडम। एमओए में एक सब्सक्राइबर क्लॉज पढ़ाए थे, 6-7 क्लॉज पढ़ाए थे ना उसमें, तो उसमें से एक सब्सक्राइबर की, उन 7 8 व्यक्ति का नाम वहां पे मेंशन होना चाहिए, जितना लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट के टाइम में जुड़े हुए थे। क्लियर ये बात? एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और कह रहा है साथ ही साथ, comply with the requirements of this act in respect of registration।
रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। इसी पॉइंट पे पूरा मैटर एक्सप्लेन करना होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है और कैसे कैसे होता है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, कहाँ जाके भरना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी पूरा कैसे ओपन होता है ये सीखना है हम लोग। ठीक है। इन द सेम वे, टू और मोर पर्सन कैन फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी, और ठीक उसी तरह 2 पर्सन चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, और 1 पर्सन चाहिए कैन फॉर्म ओपीसी। लेकिन ओपीसी में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 1 पर्सन है ना, 1 पर्सन शुड बी नेचुरल। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी ओपीसी नहीं खोल सकता। क्लियर। अगर मान लो ये पांचों फ्रेंड में से कोई फ्रेंड सोच रहा है कि हम आर्टिफिशियल कंपनी खोलें, तो ये लोग खोल सकता है, बट ये लोग अलाउड। क्लियर है अब तक? बिल्कुल। इनकॉर्पोरेशन का एक और सेक्शन है। क्या सेक्शन है देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइडेड द प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है? आरओसी। क्या होता है? आरओसी। हमारे देश में एक डिपार्टमेंट है एमसीए। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसको हमारे देश का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहता है वो इस डिपार्टमेंट का हेड रहता है। ठीक है। जैसा भी निर्मला सीतारमन है ना, इनके अंदर 7 आरडी रहता है। आरडी का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर। क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे करके है। ठीक है। और इनके अंदर आरओसी रहते हैं और ओएल रहते हैं। ठीक है। आरओसी और ओएल। ऐसे फिलहाल की याद रखो कि 23 से 25 आरओसी, ठीक है, होता है। इस पे भी पूरा है कि कौन आरओसी कहाँ रहता नहीं रहता वो भी बताएंगे इतना डिटेल है। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि जब भी आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना है तो आपको अपने एरिया का, कलकत्ता में एक आरओसी होगा, आरओसी का अपना ऑफिस होगा, आपको उससे काम करवाना है। ठीक है। तो बहुत लोगों के मन में आएगा कि अच्छा, अब नीचे जो भी फॉर्म बताया जाएगा वो फॉर्म भर के हमको उसके पास जाना पड़ेगा। बात सुनिए, तो ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इसका अपना वेबसाइट है, .in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और जो जो डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन आज होगा और कल होगा, ठीक है, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको जिस जिस तरीका से फॉर्म बोला जाएगा भर के यहाँ पे सबमिट करना है। वो ऑटोमेटिक जो आपकी एरिया का आरओसी होगा उसके तक पहुंच जाएगा। अगर कुछ मैटर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा या कुछ रहेगा तो आरओसी खुद ही आपको बुला लेगा। ठीक है। नहीं तो फिर आपका काम सिंपली मेल के द्वारा कम्युनिकेट करते करते हो जाएगा। मान लो आप सारा डॉक्यूमेंट जो बोला वो अपलोड कर दी, कोई डॉक्यूमेंट छूटा तो आपको उसके लिए वो टू कॉज नोटिस भेज देता है कि ये डॉक्यूमेंट आपसे छूट गया। क्लियर है बात? जैसे मान लो कि हम लोग 2 मेंबर थे कंपनी में और इनका पूरा डॉक्यूमेंट देना था, आधार पैन सब। इसमें से किसी एक मेंबर के एग्जांपल के लिए मान लो पैन कार्ड देना रह गया, नहीं दिए, तो ऑटोमेटिक मैसेज को मांग लेगा। फिर दिक्कत आता है। अब मैसेज तुमको ऐसे नहीं आएगा। मैसेज कैसे आएगा? आपके मेल पे मेल आ जाएगा ऑफिशियली, और आपका एक वेबसाइट होता है ना जो एमसीए जो बताए, उस वेबसाइट पे आप जहाँ बैठ के काम कर रहे थे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो आप जब लॉगिन करोगे तभी अपना काम करोगे।
तो आपको लॉगिन में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फेसबुक लॉगिन करके आता है ना, वैसे वहां पे भी आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो ऐसे होता है। उसी वजह से हर जगह रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार बोला ना, वो आरोपी, ठीक है। और जो ओएल रहता है, ओएल का काम रहता है जब कंपनी क्लोज होता है, बंद होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपनी को क्या करता है, बंद करता है। जब भी कोई कंपनी बंद होने वाला है, आपके एरिया का जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा वो पहुंचेगा, कंपनी के एसेट्स बेचेगा, लाइबिलिटी को पेमेंट करेगा, कुछ बच गया तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को देगा, उसका हिस्सा करता, और नहीं बचा तो टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत है तो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी following document and information are required to filed with the registrar within whose jurisdiction the registered office of company। जुडिक्शन का मतलब हो गया कि जिस ऑफिसर के एरिया में आपका ऑफिस पड़ता है। कलकत्ता का अलग आरओसी है, मुंबई में अगर हम ऑफिस खोल रहे तो मुंबई का आरओसी को देंगे। एग्जाम्पल हम बैठे कलकत्ता में हैं, काम यहाँ से करेंगे, कंपनी यहाँ से, देखिए मेरा कंपनी का जो हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस खुलेगा वो खुलेगा मुंबई में, तो हमको सारा डॉक्यूमेंट मुंबई वाले आरओसी को देना है। किसको देना है? तो बार बार हम करें कि हमको बैठ के ढूंढने का जरूरत नहीं है। जिस वक्त हम एमसीए को वेबसाइट में अपना एड्रेस डालेंगे ना, वो ऑटोमेटिक वहां का आरओसी को ट्रेस करके मेरा डॉक्यूमेंट उसी के पास भेजेगा। और आरओसी क्या करेगा, वो सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद, भाई वेरीफाई करने के बाद आरओसी को भेज देगा सारा डॉक्यूमेंट सीआरसी सेंटर। कहाँ भेजेगा, मतलब सीआरसी भेज देगा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। कहाँ भेजेगा? हाँ, जो कि तुम्हारा दिल्ली में है। और वहां से आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपको जाके एमसी की वेबसाइट पे ही काम करना है। आरओसी सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अप्रूवल दे देगा और वो मैटर चला जाएगा, और आपको 1 से लेकर 14 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्लियर होता है? क्या क्या चीज आपको देना पड़ता है? सबसे पहले मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर। जितना भी सब्सक्राइबर रहेगा, प्राइवेट कंपनी है 2, पब्लिक कंपनी 7, ओपीसी 1, उनका साइन क्लियर है। उसके बाद अ डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जो आपका कंपनी फॉर्म करवा रहा है, कौन कौन हो सकता है यहाँ पे ध्यान से देखना, उसका डिक्लेरेशन लगेगा। एक एडवोकेट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बट ये लोग क्या होना चाहिए, इन प्रैक्टिस। बस में आता है। हम बार बार बोलते हैं कि आफ्टर बिकमिंग सीए और सीए में आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। हाँ, कि आप सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाते हो, जैसे मेरी दीदी है, या आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग में जाते हो। तो जो प्रैक्टिस में होगा उसके पास ये पावर है, ये एम्प्लॉयमेंट वाले के पास नहीं। बात है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझ जाओ। अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिशनर है, उसका बायस नहीं होगा, मतलब वो किसी का अच्छा और किसी का बुरा नहीं चाहेगा, जो सही होगा वो करेगा। एक बेसिक सा बात है, हालांकि उसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन है, लेकिन बेसिक सा बात है कि उसको पैसा मिलेगा, पैसा चार्ज करेगा वो, और उसको जो लीगली काम करना होगा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो करेगा। लेकिन जो कंपनी का एम्प्लॉय रहेगा और कंपनी क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, वो तो कंपनी के फेवर में काम करेगा, कंपनी के बारे में ही सोचेगा। तो हो सकता है कोई मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन कंपनी के कहने पे वो आरओसी को प्रोवाइड कर दे। हाँ या ना? फिर लिखते रहे आप। बाय ए पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल। या तो वो पर्सन एक एडवोकेट होना चाहिए, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर वो इंसान जिसका नाम मेंशन हो आर्टिकल में, एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर, और एज अ सेक्रेटरी ऑफ कंपनी।
बात समझ आते हैं? तो जो डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा वो या तो आप सीए में एडवोकेट से करवा लो, नहीं तो अगर आप कंपनी खुद से फॉर्म करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डिक्लेरेशन तब आपकी कंपनी का या तो कोई डायरेक्टर या तो मैनेजर या तो सेक्रेटरी आपकी कंपनी का करेगा, फिर दिक्कत या तो that all the requirement of this act and the rule made thereunder in respect of registration and the matter precedent or incidential there to have been complied with. आगे देखो, इसके साथ साथ डिक्लेरेशन लगेगा ईच ऑफ द सब्सक्राइबर का, वो जो लोग मालिक बन रहा है ना उनका भी डिक्लेरेशन लगेगा। उनका क्या डिक्लेरेशन लगेगा देखो, he is not convicted of any offense in connection with the promotion and formation and management of company। आरओसी तो वेरीफाई करेगा, बाद में करेगा, पहले तुमसे डिक्लेरेशन मांग रहा है। क्या तुम पहले कोई गुनाह किए हो? गुनाह मतलब क्या? ध्यान से, गुनाह इन कनेक्शन कोई किसी कंपनी को खोलने को लेकर, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, या तो किसी कंपनी का मैनेजमेंट तुम लोग गड़बड़ाए हो, फ्रॉड वगैरह किए हो, या कोई भी ऐसा गलत काम किया रिलेटेड टू कंपनी कि पहले भी आप एक काम कोई दूसरे नाम का कंपनी खोल के ये हो। क्लियर है बात? दूसरा, नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड। अब किसी भी कानून के द्वारा, मतलब कंपनीज एक्ट या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के द्वारा लास्ट 5 साल में आप कोई फ्रॉड ना किए हो, मतलब भी अगर 5 साल पहले कोई फ्रॉड किए होंगे तो वो माफ हो जाएगा। रिसेंटली 5 साल में कोई बड़ा फ्रॉड में आपका नाम, क्लियर, आपको ये सब लिख के देना है। अगर आप लिख के दे दिए और आपका नाम होगा तो फिर तो अलग से आपको सजा मिलेगी। क्लियर है बात? All the document filed with the registrar for the registration of the company contain the information that is correct and competent and true to best of his knowledge and belief। वो सब्सक्राइबर लोग इस बात पे लिख करके देगा कि जितना भी डॉक्यूमेंट कंपनी खोलने के लिए दिया जा रहा है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, वैलिड है, सही है, जहां तक हमको पता है। बात सुनिए तो, अब ऐसा क्यों है जरा समझो। हमारे यहाँ पे ना पैन कार्ड जो है वो आपके घर पे एक आदमी आता है या कहीं से भी कोई आता है, ठीक है, कहीं से भी कोई आता है और आपका बनवा देता है। पैन कार्ड बनवाना बड़ा इजी है हमारे देश में। बात समझे? तो पैन कार्ड बनवा, हो सकता है वो आपको फेक डॉक्यूमेंट दिया हो, फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिया हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा बहुत सारे केस है। अभी तो खैर क्या हो गया, आधार से पैन लिंक हो रहा है, एक प्रोसेस है। पहले ऐसा बहुत सारा आदमी जिसका एक आदमी का दो दो पैन कार्ड हो जाता था। क्या हो जाता था? एक आदमी का दो दो पैन। ये सब मिस्टेक था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हो जाता। हाँ, तो आपको बस नाम चेंज करवाना है। हाँ, लेकिन वो तो क्या बहुत ऐसा होता था कि दो दो पैन कार्ड, क्योंकि पहले इतना वेरिफिकेशन का टेक्निक नहीं था। अब अगर मान लो आज के डेट में मेरे दो पैन होगा भी तो गवर्नमेंट हमको प्रेशर देगा कि तुम दोनों पैन लिंक करो आधार से, लेकिन आधार से एक ही मिलेगा, तो एक आधार से एक ही पैन लिंक कर पाएंगे आमतौर पर। क्लियर है बात? तो अब ऐसा केस में क्या रहता है कि बहुत सारा फर्जी डॉक्यूमेंट रहता है, गलत डॉक्यूमेंट रहता है, तो मान लो तुमको भी नहीं पता है, लेकिन तुम तो उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट समझ के यूज कर रहे थे ना, तो तुम्हारे नॉलेज से वो सही है या नहीं, बस इतना बताओ, ठीक है। इसके साथ साथ हमको एड्रेस दो टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस तो बताना ही पड़ेगा ना। इसके अलावा एक फॉर्मेट बनाओ पर्टिकुलर, जैसे आपका नाम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी एवरी सब्सक्राइबर का। एक एक्सेल में या कहीं पे फॉर्म क्रिएट करो जिसमें नाम के साथ आपका सरनेम, फैमिली नेम, जो भी आप कहते हो वो लगा हो पूरा कंप्लीट, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ का है वो, और आप नेशनलिटी कहाँ के, इंडियन हो, अमेरिकन हो, एनआरआई हो, वो मेंशन होना चाहिए।
जितना भी आपका कंपनी में सब्सक्राइबर है, 7, 8, 10, 12, 15, 20, जितना भी, क्लियर है बात। आगे क्या बोला है, टू द मेमोरेंडम along with the proof of identity, along with the proof of, and in case of the subscriber being a body corporate, such particular as may be prescribed. अब मान लो कि जैसा हम बताए थे कि ऊपर 5 फ्रेंड था, 2 कंपनी था, तो 5 फ्रेंड अपना नाम बताएगा, सरनेम बताएगा, फैमिली नेम बताएगा, एड्रेस बताएगा, नेशनलिटी बताएगा, अपना सारा आधार पैन कार्ड और सब कुछ डॉक्यूमेंट दे देगा आपको। लेकिन अगर जो रिलायंस है या फिर टाटा इंसंस है, बात सुन रहे हो, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, तो आप पे लिख रहा है एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो मांगा जाएगा आप वो दे देना। अधिकतर 3 नंबर मांगा जाता है, क्या मांगा जाता है, 3 नंबर, क्योंकि बात समझो, एमसीए कंपनी लॉ के माध्यम से ही तो रिलायंस इंडस्ट्री एंड टाटा एंड सन्स को बनाया है, आया ना। अब एक नया कंपनी खुल रहा है, एमसीए के माध्यम से एक न्यू कंपनी खुल रहा है, और उस न्यू कंपनी में ये दोनों मेंबर है, बस। तो ये दोनों ओरिजिनल है कि फ्रॉड है कि क्या है, ये तो एमसीए से बेहतर तो कोई जानते ही नहीं होगा। हाँ, अगर कोई आदमी आ रहा है, उसको एमसीए नहीं पहचानता होगा, उसको एमसीए नहीं पहचानता होगा, तो उसको पहचानने के लिए आधार पैन ये सब चाहिए। बट अगर कोई कंपनी आ रहा है, तो कंपनी के बारे में तो ऑलरेडी एमसीए को ही पता है ना, ठीक है, तो उसका जो मांगा जाएगा बस आपको वो प्रोवाइड करना रहता है। तो क्या क्या मांगा जा सकता है, तो कंपनी का डिक्लेरेशन मांगा जा सकता है कि आप बोल रहे हो कि आपकी कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री का एक मेंबर है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का कंसेंट चाहिए ना कि वो मेंबर है या नहीं है, हाँ या ना। अब एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, उस फॉर्म में क्या क्या होगा, कंपनी का नाम होगा, कंपनी का सीन नंबर होगा, खुद सोच के देखो, ठीक है, कितना परसेंट का आपका इसमें हिस्सेदारी है, शेयर्स है नए कंपनी में, करेक्ट। अच्छा, ये सारा बात, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो बोलेगा नहीं, ठीक है, तो कंपनी का जो मेंबर होगा उसका, या फिर जो चेयरपर्सन होगा, या जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, उसका सिग्नेचर लगेगा। ये बात सब सही है कि गलत है, मैनेजिंग डायरेक्टर झूठ भी और डुप्लीकेट टाइम भी तो हो सकता है, ठीक है, इस वजह से कॉमन चीज लगेगा, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा कोई सीए सीए में, हाँ या ना, तब जाके वो डॉक्यूमेंट अटैच होगा ना, खुद ये सोचने वाला बात, हाँ या ना। फिर ये तो बात रहा मेंबर का, फिर एक पर्टिकुलर बनाओ जिसमें सेम चीज रहे, डायरेक्टर का, ठीक है, द पर्टिकुलर जिसमें नाम हो, ठीक है, डायरेक्टर का डीन नंबर हो, क्या नंबर हो, डीन, हर डायरेक्टर को पहचानने का डीन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम एलएलपी के भी टाइम में बताया था। रेसिडेंशियल एड्रेस और नेशनलिटी हो और उस पर्सन का, mentioned in the article as the subscriber to the memorandum and such other particular including the proof of identity। जरूरत पड़ने, पैसे तो जरूरत पड़ेगा नहीं, जरूरत पड़ने पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांग सकता है, क्या मांग सकता है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहा है कि जरूरत पड़ने पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो मांगना ही चाहिए ना। अरे भैया, जब कोई एक इंसान अपने आप को किसी कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहता होगा या बनना चाहता होगा, कंपनी उसको डायरेक्टर बना, तो उसको डीन नंबर दिलवाया होगा, डीन नंबर में पूरा केवाईसी डॉक्यूमेंट लेता है, जो जो केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है ना वहां पे सारा, यानी कि आधार पैन वो सब तो ऑलरेडी है ही, और उसी के पास तो सब तो है ही ना, बस आप अपने डीन नंबर दीजिएगा ना कि हाँ हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ये मेरा डीन नंबर है, ये मेरा कंसेंट लेटर है कि हम इस कंपनी के क्या है, डायरेक्टर है, और ये मेरा कुछ बेसिक डिटेल्स है, तो वो वहीं से पता कर लेगा, उसको पता चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत क्या आती है। अब फॉर्म भरते वक्त मान लो ऐसा हुआ तुमसे, पैन कार्ड नंबर में 32 था, उसके जगह 23 हो गया गलती से,
तो वो डाउट आ गया, तो बोले एक बार अपना पैन कार्ड भेज, तब मांगेगा, ऐसे जरूरत पड़ेगा तो। बाकी डिटेल तो उसके पास पड़ेगी नहीं। अच्छा याद रखना, कंपनी का डायरेक्टर कभी भी कोई आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी का मेंबर आर्टिफिशियल पर्सन बन सकता है, मालिक। डायरेक्टर नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट है। कंपनी का जो पहला फर्स्ट डायरेक्टर होगा, जो कंपनी बनने के टाइम से ही कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, उसके बारे में। खैर, अब यहाँ पे क्या है, आपको सर्टिफिकेट, इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, जितना डॉक्यूमेंट आप दिए हो, जो जो इंफॉर्मेशन आप भरे हो, ठीक है, फाइल सेल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, ठीक है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में मिलेगा, दैट द प्रपोज कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो सबूत रहेगा कि आपका कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। इसके अलावा कंपनी, आप एक सीन नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, सीन नंबर मिलेगा। मेंटेन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन, company shall maintain and preserve at its registered office the copy of all document and information as originally filed till the devolution on। जितना डॉक्यूमेंट आप कंपनी बनते वक्त दिए थे ना, और साथ में जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जो कंपनी खोलते वक्त अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताए थे, आप वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट अपना रजिस्टर्ड ऑफिस पे हर वक्त रखोगे, तब तक जब तक आपको कंपनी बंद नहीं हो जाएगा। क्या हो अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन दिए हो, फर्निशिंग द फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, कोई भी आप गलत कंपनी खुलते टाइम, ठीक है, आपको गुनहगार माना जाएगा अंडर सेक्शन 447। ये फ्रॉड का सेक्शन है, किसका सेक्शन है, फ्रॉड। एक फ्रॉड हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़े हैं, वो फ्रॉड अलग है, इसका फ्रॉड अलग है, ये सेक्शन बस है। कंपनी लॉ अपना अलग से फ्रॉड के लिए नियम बना के रखा है, बस समझे तो। अच्छा, ये तो तब होगा जब आप कंपनी खुलते टाइम गलत डॉक्यूमेंट दे दिए हो, ठीक है, खुलते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है कि कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, बाय फर्निशिंग द फॉल्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और बाय द सप्रेजिंग ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट। सप्रेजिंग का मतलब क्या होता है, दबाना। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप दबा के रखें, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, विजय, मान लिया कि हमको कॉल आता है कि मंजित हम पैसा भेज रहे हैं, कंपनी को सब कुछ करो, तो कंपनी वाले फिर मेरा नाम पे रहा, लेकिन सारा मास्टर माइंड रहेगा कौन, पता है। तो यार ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे, बात ही हम नहीं बता रहे किसी को, हमें कंपनी खोलना स्टार्ट कर दिए, सब कुछ काम होना स्टार्ट, तो हम सच छुपा रहे ना। मटेरियल फैक्ट्री कितना इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं, तो उसको करते हैं। तो कोई कंपनी खुल गया है और उसके बाद हम लोग को पता चल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है देखो, एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे क्या कंपनी खुल चुका है। अब क्या होगा, जब ऐसा बात है तो कंपनी तुरंत बंद होगा,
हाँ या ना? लेकिन कंपनी में कुछ लाइबिलिटी तो क्रिएट हो चुका होगा ना, उसको पे करवाएगा। और इसके बाद कंपनी क्या करेगा कि तुरंत बंद होगा। और अगर मान लो ऐसा एग्जांपल कि कोई गुंजाइश है कि ठीक है वो जो गलती किया कोई बड़ा गलती नहीं किया, तो उस गलती को सुधारने के लिए क्या होगा, मौका दिया जाएगा कि इतना दिन के अंदर अपने मिस्टेक ठीक करो और फिर कंपनी को चलाओ। क्लियर आता है? जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि बोल देगा कि ठीक है तुम कंपनी ऑपरेट करो, बट अब तुम लिमिटेड कंपनी नहीं रहोगे, अनलिमिटेड कंपनी हो जाओगे। तुम ये बात छुपाए थे, तुम लिमिटेड कंपनी थे, चलो तुम लिमिटेड नहीं रहोगे, क्या हो जाओगे, अनलिमिटेड। या हम एक ओपीसी खोले हैं, उसमें चेहरा मेरा दिख रहा है, लेकिन हम लोग तीन चार आदमी मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तीन चार आदमी मालिक की तरह ही ट्रीट हो रहा है, तो हम लोग तो ये बात सब छुपाए थे। तो हम लोग को क्या ऑर्डर मिलेगा कि भाई आप अपना ओपीसी से किस में आ जाओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। हाँ या ना? हाँ, सजा अभी भी आपको वो वाला तो मिलेगा ही, फ्रॉड 447 वाला, कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे कोई भी केस होता है, हम लोग कोर्ट जाते हैं ना, कंपनी नाम में कोई भी केस होता है तो हम लोग ट्रिब्यूनल जाते हैं, उसका मतलब भी कोर्ट ही है। क्या है? कोर्ट। कोर्ट का नाम है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और एक होता है NCLAT, बस उसमें एपिलेटेड जुट जाता है। ऐसा समझे जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वैसे ही तो कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे आदमी जाता है। तो ये कह रहा ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, क्या ऑर्डर दे सकता है, where a company has got incorporated by furnishing the false or incorrect information or representation, or by suppressing material fact or information in any of the document or declaration filed or made for the incorporation such a company, or by the fraudulent action. The tribunal may, on the application made to it on the being satisfied the situation so warrant। यहां से यहां पूरा वो गलती लिखा है जो गलती तुम कर सकते हो सरल भाषा में। क्या क्या? फॉल्स, या तो गलत इंफॉर्मेशन देना, या रिप्रेजेंट करना, या सच छुपाना, ठीक है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन जो भरे थे वो आप गलत भर के दिए थे, है ना? तो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है? पहला ऑर्डर, पास सच ऑर्डर एज इट थिंक में फिट। पहले तो जो उसको सही लगेगा वो ऑर्डर वो ट्रिब्यूनल पास कर सकता है। फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द चेंजेस, कि ठीक है कंपनी चलाओ, ठीक है, रेगुलेट करो कंपनी, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ये सब चीज चेंज होना चाहिए। कि आप कंपनी, जैसे एग्जाम्पल बताया, अब आप ओपीसी नहीं रहोगे, प्राइवेट हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगता था, वो सेक्शन आपके ऊपर लग जाएगा, बस। हाँ, तो वो भी बोल सकता है कि मेमोरेंडम चेंज करके लाओ। तो जो भी उसको एज थिंक फिट लगेगा ट्रिब्यूनल में जज को, वो तुमको बोलेगा। इफ इन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, अगर देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल में भी, इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इट्स मेंबर एंड द क्रेडिटर, जो भी पब्लिक के लिए सही होगा उसके मेंबर के लिए सही होगा, और क्रेडिटर जो कंपनी को उधार में या तो सामान दिया है या तो पैसा दिया है। देखो, क्या डायरेक्ट कर देगा कि आपका कंपनी क्या हो जाएगा, रिमूव कर देगा नेम ऑफ द कंपनी, सीधे कंपनी को क्या कर देगा, बंद। एक ऑर्डर पास कर देगा कि कंपनी बंद करो, और एज मे डिम फिट, और इसके अलावा उसको जो सही लगे वो सारा काम कर सकता है। ये पावर है ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन बिफोर
पासिंग ऑर्डर, ऑर्डर पास करने से पहले जो ट्रिब्यूनल होगा वो दो चीज पे ध्यान देगा। द कंपनी शैल बीइंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। इसका मतलब क्या होगा? पहले सुनिएगा, पहले उसके बाद सुनेगा कि आप क्यों ऐसा किए, क्या ऐसा किए, क्यों ऐसा हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, द ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू द कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शन इनटू द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखिएगा कि कैसा कैसा ट्रांजेक्शन, क्या 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 बिजनेस किया है, उस पर भी ध्यान देगा। ये दो काम करने के बाद ही अपना कोई फैसला सुनाएगा। हम लोग एमसी की वेबसाइट पे जाके क्या फॉर्म भरेंगे? तो फॉर्म का नाम है स्पाइस। क्या नाम है? अब नाम चेंज हो गया है, ऐसे उसका नाम हो गया है स्पाइस प्लस। और सिर्फ ये फॉर्म नहीं भरते, इसके संग बहुत सारे फॉर्म भरते हैं जो हम बताएंगे। ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। ये पूरा फॉर्म भरा जाता है। कोई दिक्कत? जब आप ये फॉर्म भरोगे आपको जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तुमको INC 11 में। किसे मिलता है? INC जो आपके पास आ जाएगा, आपके ऊपर सेक्शन 9 लागू हो जाएगा। क्या लागू हो जाएगा? सेक्शन 9 आपको कहता है कि कंपनी, ठीक है, और कंपनी का मालिक दोनों अलग अलग, ठीक है, याद रखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट पे एक डेट दिया होगा कि आपका कंपनी किस दिन बना है, उस दिन से सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड ऑल द अदर पर्सन who may form from time to become the member of the company shall be a body corporate। कंपनी को क्या टाइटल मिल जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट का। किसका टाइटल मिल जाएगा? बाय द नेम कंटेंट इन द मेमोरेंडम सच ए रजिस्टर्ड कंपनी। अब कंपनी के पास पावर आ गया। क्या आ गया? लेकिन सच ए कंपनी shall be capable of exercising all the functions of an incorporated company under this act। जो जो पावर इस एक्ट में दिया गया है कंपनी को, वो सारा पावर अब उसको मिल जाएगा। जैसे ही आपके हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, सेक्शन 9 क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है बात से? मन में एक सवाल आता था कि हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, अब मेरे ऊपर कंपनी लॉ कब से लागू होगा? जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, तभी से आपके ऊपर लागू हो जाएगा, आप एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाओगे। ये बात तो आप बोल रहे हो, कंपनी लॉ में कहा लिखा हुआ? कंपनी लॉ में यही बात जो हम बोल रहे हैं सेक्शन 9 में लिखा हुआ। क्लियर है बात? उसका अपना प्रीपिचुअल सक्सेशन होगा, उसके पास पावर होगा कि वो होल्ड करे, डिस्पोज करे प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है। अच्छा, दोनों टाइप का प्रॉपर्टी, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल हो। कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सू कर सकता है, उस पर सू हो सकता है। ये सारा पावर उसको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एज पर सेक्शन 10, इफेक्ट ऑफ MOA और AOA, द कंपनीज एक्ट 2013, where the memorandum article when the registered shall bind the company and member of the same extent as if the respective has been signed by the company and by each member। जिस वक्त कंपनी बना था, कंपनी का मेमोरेंडम पे और आर्टिकल पे हर एक आदमी साइन किया था। और अब सेक्शन 10 के तहत आप लोग का जिम्मेदारी है कि कंपनी खुल चुका है तो कंपनी को उसी रेडिएशन में काम करवाना, उतना ही काम करवाना, वही काम करना जो आपका MOA और AOA में मेंशन है। उसके अलावा, अगर उसके अलावा आप कुछ करवाए तो एक टॉपिक हम पढ़ा के रखे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस। ये टॉपिक हो चुका था हम लोग का लास्ट डे। ये भी हो गया था।
ये भी अच्छा से हो चुका है। हाँ। एमओए 2-3 दिन टाइम लेके हुआ था। ये भी हो गया था। ये हो चुका है। इसमें ना वो फॉर्मेटिंग वाला था, हाँ, जो ट्रेन का पहिया बनाने वाला। यहाँ से ड्यू, ठीक है। आ गया कि वो ट्रेन का पहिया बनाने के लिए यूज करता है। हाँ, बिल्कुल।